गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपकी नई बुक्स स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी की। कंटेम्परेरी इंडिया। हिस्ट्री पढ़ते पढ़ते थोड़े से बोर हो गए होंगे। आज ज्योग्राफी का चैप्टर स्टार्ट करेंगे, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि रिसोर्स क्या होते हैं। आप अपने चारों ओर नज़र दौड़ाइए, बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसे दिखाई देंगी जो आपके ज़रूरत की नीड हैं और उनके बगैर आप जीवन संभव भी नहीं मान सकते। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो जिनसे ये चीज़ें बनती हैं और कुछ ऐसी चीज़ है जो इन्हें बनाती है। ठीक है, मान लो रोटी है, आपका एक रिसोर्स है। फूड एक रिसोर्स है ना। वो किससे बनता है? गेहूं से बनता है। तो गेहूं एक दूसरा रिसोर्स है जो फूड को बनाता है। और फूड की शेप ग्रेन था पहले तो। ग्रेन को फूड की शेप किसने दी? बोलो। ह्यूमन रिसोर्स ने। कोई मनुष्य था ना जिसने इस फूड को बनाया होगा। तो ये सभी ग्रेन, ह्यूमन, फूड, ये सभी मनुष्य की क्या है? ये मनुष्य की ज़रूरत है। और ये ज़रूरत है तो ये रिसोर्सेज हैं। रिसोर्सेज माने संसाधन। जो हिंदी वाले बच्चे उनके लिए संसाधन। ओके। और दूसरा शब्द है इसमें डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का मतलब होता है पॉजिटिव वे में तरक्की। डेवलपमेंट का मतलब ये नहीं कारखाने लगा दिए और उससे सारा एनवायरनमेंट बेकार हो गया। डेवलपमेंट का मतलब है आपका लाइफ जो है वो विकास करें, आपका लाइफ स्टैंडर्ड ऊंचा उठे, आपकी इनकम ज़्यादा बढ़े, आपका जीवन आसान हो। सबसे पहले तो आपका जीवन आसान हो, आपके पास ऐसी टेक्नोलॉजी हो जो आपके काम को आसानी से करती हो, आपके पास इतनी मशीनरी हो कि उनका यूज आप दैनिक लाइफ में, जो डेली की लाइफ है, उसको स्मूथली चलाने के लिए करें। तो ये होता है डेवलपमेंट। जो गलत तरीके का डेवलपमेंट है कि आपने सारा कुछ फैक्ट्रियां लगा ली, उद्योग लगा लिए, लेकिन एनवायरनमेंट को इतना पोल्यूट कर दिया कि उसमें सांस लेना मुश्किल हो गया, तो ऐसे डेवलपमेंट का कोई फ़ायदा नहीं। डेवलपमेंट का फ़ायदा तभी है जब वो पॉजिटिव तरीके से हो और वो ह्यूमन के लाइफ को आसान बनाए। ठीक है ना, तरक्की पर ले जाए। तो ये दो टर्म थी, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। ये किस तरह से एक दूसरे पे डिपेंड होती हैं। रिसोर्स हैं आपके पास तो आप डेवलप कर सकते हैं। जैसे आपके पास कोयला है, आप कोयले से क्या चला सकते हो? इंडस्ट्री चला सकते हो। ठीक है। मान लो आपके पास कॉटन है, कॉटन से आप सूती कपड़ा बना सकते हो। कॉटन से आप कपड़े बना सकते हो, क्लॉथ बना सकते हो। अगर आपके पास कोयल है, आपके पास आयरन है, लोहा है, तो आप इंडस्ट्रीज लगा सकते हो। इंडस्ट्रीज से आप कार, मोटर कार, जो भी टेक्नोलॉजी का जो सामान है, कंप्यूटर का सामान आप कर सकते हो। और उस तरह से आपकी इंडस्ट्रीज क्या बनती है? डेवलपमेंट का साधन बनती। एक तो उनमें चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग होती है और दूसरी जो मैन्युफैक्चर्ड चीज़ हैं वो आपके देश में पूंजी का निर्माण करती। और जब आपके देश में पूंजी का निर्माण होता है तो आपकी जो लाइफ स्टैंडर्ड है वो ऊपर उठता है। आप बहुत सारी ऐसी चीज़ों को खरीदने में सक्षम होते हैं जो आपकी लाइफ को आसान बना देती। ठीक है ना। पहले मैनुअल काम होते थे, हाथ से काम होते थे। चक्की पीसना है या जो और भी करना, हाथ कपड़े धोने हैं, जो भी हाथ से फसल की कटाई, हार्वेस्टिंग करनी है या फसल को लगाना है, बीज शोन करने हैं, प्लगिंग करनी है लैंड की, वो सारे क्या थे? मैनुअल। हल से, बैलों से किसान करते थे। लेकिन आज मशीनरी है। मशीनरी कहाँ से बनी? आयरन से, लोहे से। और लोहा पिघल के कहाँ गया? कहाँ पिघलाया गया लोहा? कहाँ से निकला? लैंड से निकला, जमीन से निकला, सोयल से। तो क्या है? आयरन क्या है? एक रिसोर्स है। लेकिन उस रिसोर्स को डिज़ाइन दिया इंडस्ट्री ने
और जब इंडस्ट्री से बाहर उससे कोई चीज़ बनकर निकली, ट्रैक्टर या दूसरी मशीनरी, उन्होंने डेवलपमेंट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ये एक चैन है, किस तरह से हम रिसोर्सेज का प्रयोग करते हैं, वो रिसोर्स हमारे जीवन को स्मूथ बनाते हैं और हमारे डेवलपमेंट में भूमिका निभाते हैं। लेकिन क्या ये सब कुछ सही तरीके से चलता है? क्या इसके गलत परिणाम नहीं है? बहुत सारे हैं। जैसे कोयल है, इसके बर्निंग से कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होता है और कार्बन पैदा होता है CO। कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारे लिए बहुत अच्छी है। आप हैरान रहोगे, जी हाँ, क्योंकि अगर भूमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस ना हो तो गर्म नहीं होगा भूमंडल, और भूमंडल गर्म नहीं होगा, पृथ्वी गर्म नहीं होगी तो जीवन नहीं पनप सकता, यहाँ जीव जंतु पैदा नहीं हो सकते। इसलिए भगवान ने बड़ी सोच समझकर, जो प्रकृति ने है, इतनी % गैस वायुमंडल में हमें दी है। यही है कार्बन डाइऑक्साइड, बस इतनी 0.03। अब ये 4 हो गई है, मुश्किल हो गई है। इस कोयल के बर्निंग से क्या होता है, जब किरणें वापिस 2 तरह से किरणें आती हैं जाती हैं, सूर्य की ये किरणें पृथ्वी पर आई, सुबह आई और 3 बजे दोपहर बाद ये वापस लौटना शुरू हो जाती। यहाँ इन्वायरमेंट में एक परत है, थिकनेस है उस परत की, कार्बन की परत है। कुछ जो गर्म है, इन किरणों की जो कुछ गर्मी है इस परत में रह जाती। ये रहना भी ठीक है, बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि अगर ये परत ना हो तो रात का तापमान इतना गिर जाएगा कि -डिग्री, -50, -100 होगा, पता नहीं, और मनुष्य जीवित नहीं रह सकते। तो देखो, नेचर ने हर चीज़ घड़ी है, बड़ी सोच समझ के घड़ी है। ये आ गई जी आपकी परत, और आप रात को भी सही ढंग से सोए। इतनी ठंड नहीं हुई कि आपको लगे कि प्लेटो उस पर चले गए, प्लेटो उस प्लैनेट्स पे। लेकिन क्या हुआ, जैसे जैसे ये कार्बन की थिकनेस है, अगर ये थिकनेस बढ़ती जाती है, जो अब हो रहा है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन लगी, और इंडस्ट्रीज की वजह से क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, वाहन चलते हैं, पेड़ों की कटाई शुरू हो गई, रिसोर्सेज का दोहन शुरू हो गया, तो ये थिकनेस बढ़ती जा रही है। और अब कार्बन जो है इतनी बढ़ गई है, कई लाख टन कार्बन मौसम में वायुमंडल में मिल रही है। अगर ये परत थिक हो जाती है तो सोचो इस पृथ्वी का क्या होगा। ये किरणें वापस ही नहीं जा पाएंगी जो धरती से वापस लौटकर सूर्य के पास जाती हैं, वायुमंडल में जाती हैं। फिर क्या होगा, इतनी गर्मी हो जाएगी कि व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता। तो हम क्या करते हैं, हम डेवलपमेंट तो करते हैं, हम रिसोर्सेज का प्रयोग तो करते हैं, जो ज़रूरी है, ह्यूमन जो सभ्यताएं हैं उसमें डेवलपमेंट होता रहा है, कोई बुराई नहीं है। लेकिन उसका प्रयोग अंधाधुंध करें, उपभोग की दृष्टि से करें, वो गलत है। तो इस डेवलपमेंट के कारण हम रिसोर्सेज का कंजर्वेटिव प्रयोग कर रहे हैं, कंज्यूमरिज्म बढ़ गया। देखो क्या होता है, एक तो होती है नीड, रोटी आपकी नीड है, लेकिन अगर आप किसी होटल में 5,000 रुपए का खाना खाते हो तो ये कंज्यूमरिज्म है, उपभोगवाद की संस्कृति। एक गिलास पानी पीना और एक बाल्टी से नहाना आपकी नीड है, लेकिन इसी पानी का आप अंधाधुंध प्रयोग करो और उसको सारा दिन बहने के लिए छोड़ दो, तो ये कंज्यूमरिज्म है। और ये इस तरह का जो कंज्यूमरिज्म है, ये आपके रिसोर्सेज के लिए भी हानिकारक है, और कभी आने वाली जो जनरेशन है वो जीवित नहीं रह सकेगी। इसके लिए ज़रूरी है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ऐसी डेवलपमेंट जो डेवलपमेंट तो हो, लेकिन जो ये रिसोर्सेज का खतरा मैंने अभी बताया है वो ना हो, वो रिसोर्सेज चलते रहें। आप इमेजिन करो कि हमारे जो बुजुर्ग हैं उन चीज़ों का सदियों से प्रयोग करते आ रहे हो, जब से मनुष्य जीवित हुआ है। 50 लाख साल पहले
ये धरती ठंडी हुई थी और फिर ठंडी होके यहाँ जीव जंतु पैदा हुए, तो सभ्यताएं, सिविलाइजेशन तो तब की चल ही रही है। मनुष्य ने अपने प्रयोग के लिए इन रिसोर्सेज नीड्स को पूरी करने के लिए इन रिसोर्सेज का तो प्रयोग किया ही है, लेकिन अगर ये रिसोर्सेज वही मानव यूज कर लेता तो आज हमारी जिंदगी कैसे होती। हमारे पास ना पीने के लिए पानी होता, ना हमारे पास कोयल होता, ना इंडस्ट्री चलाने के लिए फ्यूल होता, ना वाटर होता, और शायद हम इतना विकास नहीं कर पाते। सभ्यताओं का विनाश हुआ है अगर इस तरह के रिसोर्सेज सूख गए। जैसे सिंधु घाटी या हड़प्पन सभ्यता के बारे में कहा जाता है कि ये सभ्यताएं इसलिए खत्म हुई क्योंकि नदियों ने अपने रास्ते बदल लिए। और नदियों के रास्ते बदलने का ये कारण है कि डेवलपमेंट के कारण रिसोर्सेज का गलत प्रयोग करना, ज़्यादा से ज़्यादा जो नेचर है उसके साथ छेड़छाड़ करना। जैसे अभी कोविड-19 में बहुत सारी चीज़ें हमारे काबू में आ गई हैं। जिस इन्वायरमेंट का, जिस पोल्यूशन का हम रो रहे थे, स्कूलों की छुट्टियां तक हो जाती थी, जो कभी नहीं देखी कि पोल्यूशन के कारण ऐसा हुआ हो, अपने आप साफ हो गया। नदियों की धारा विरल बह रही है। तो कई बार प्रकृति क्या होती है, अपने आप को बैलेंस करने के लिए इस तरह की चीज़ें उसे क्रिएट करनी पड़ती हैं, क्योंकि नहीं बैलेंस ही नहीं था। इसलिए ज़रूरी है कि आप नेचर से ज़्यादा छेड़छाड़ न करते हुए उसका इस तरह से प्रयोग करें कि आप तो अपनी नीड पूरी कर ही सकें, साथ में आने वाली पीढ़ियों को भी उसे दे सकें। अगर हमारे पुरखों ने हमें ये चीज़ें ना दी हो तो हमारी लाइफ में इतना जो तरक्की और चारों ओर हम संसाधन टेक्नोलॉजी देख रहे हैं वो ना होती। तो इसमें आप पढ़ोगे कि किस तरह के रिसोर्सेज हैं, कितने रिसोर्सेज हैं हमारे लिए, किस तरह से वो यूजफुल हैं और हम उन्हें किस तरह से प्रयोग करना चाहिए, और क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं इन रिसोर्सेज को बनाने के लिए यूएनओ और जो दूसरे देश हैं उनकी तरफ से क्या कोशिश की जा रही है। बहुत सारे ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो गोल है वो पूरा हो, कि संसाधनों का गलत प्रयोग भी ना हो और पृथ्वी भी बची रहे और उसका एनवायरनमेंट को कोई हानि ना पहुंचे। Can you identify and name the various item used making the comfortable in our village and town? List the items। और ये आपका काम है कि आप बहुत सारी लिस्ट बनाओ जिसमें ऐसी रिसोर्सेज के बारे में लिखो जो चीज़ या आइटम है जो आपके जीवन को कंफर्ट बनाती है। बहुत सारी हैं, इलेक्ट्रिसिटी है, वाटर पंप हैं, वाहन हैं, टेलीफोन्स हैं, आजकल तो कूलर, फ्रिज, एसी, सब चारों तरफ रिसोर्सेज बिखरी पड़ी है। तो चीज़ें everything available in our environment which can be used to satisfy our need। इन्वायरमेंट नेचर ने इस तरह से बनाया है कि यहाँ हमारी हर चीज़ हम पूरी हो सकती है, हमारी नीड पूरी हो सकती है जो हमें चाहिए। वाटर है, फूड है, क्लोथ्स हैं, शेल्टर हैं, घर है। उसको आप देखो, वाटर की हमारे पास कोई कमी नहीं अगर सही ढंग से इसका यूज करें। नमकीन पानी है कि हम नमक बना सके, फूड में डाल सके। ग्रेन के लिए हमें वाटर भी है, लैंड भी है, उगा सकते हैं आसानी से। क्लोथिंग हम बना सकते हैं, अपने कपड़े बना सकते हैं। घर बनाने के लिए ईंट, पत्थर, पेड़ जिसके लिए लकड़ी चाहिए, वो सब कुछ हमारे पास अवेलेबल है। और टेक्नोलॉजी के कारण हम क्या है, इन रिसोर्सेज का और भी अच्छी तरह से प्रयोग कर सकते हैं। तो ये एक त्रिभुज सा बनता है जो दिखाया गया आपके उसमें। इट इज़ टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल। टेक्नोलॉजी के कारण जो है हम उन रिसोर्सेज तक पहुंच कर सकते हैं। इकोनॉमिकली फेसिबल, ये हमें इकोनॉमिक रूप से मजबूत बनाते हैं। जैसे फूड ग्रेन उगाकर आप पैसे कमा सकते हो, फैक्ट्रियां लगाकर आप वस्तुएं बनाकर पूंजी का निर्माण कर सकते हो।
और कल्चरली एक्सेप्टेबल, और हमने इसे कल्चरली एक्सेप्ट कर लिया है। कल्चरली कैसे? पानी को हमारे देश में क्या बोलते हैं? जल देवता, वन देवता, पशुओं में वन्य देवता। बहुत सारे पशु हमारे यहाँ, जैसे गाय की हमारे यहाँ पूजा होती थी। क्यों होती थी? क्योंकि वो हमारे लिए वैल्यूएबल रिसोर्सेज था। आज क्यों नहीं होती? पीपल की पूजा की जाती है। कल्चरली क्या एक्सेप्टेंस है ये? क्यों मान करते हैं हम पीपल की पूजा? सोचा है कभी? इसलिए कि भूत रहते हैं उसमें? नहीं, इसलिए कि वो दोनों टाइम, रात को भी और दिन को भी, हमें ऑक्सीजन देता है। फॉरेस्ट हैं, वन्य देवता बोलते हैं, वन देवता। अगर आप उन उपनिषद वेद पढ़ो बड़े होकर, तो आप देखोगे उसमें यही देवता हैं। और ये नहीं है कि हनुमान की मूर्ति रखी हुई, कि देवी की मूर्ति रखी हुई। सूर्य देवता है, चंद्र देवता है। सूर्य के बिना जीवन नहीं बन सकता। सूर्य, चंद्रमा की शीतलता जरूरी होती है। जल के देवता के, जल बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। और वन के बिना हमारा ऑक्सीजन का सर्कल पूरा नहीं हो सकता। बरसात नहीं आ सकती, वाष्पीकरण नहीं हो सकता, बाढ़ें नहीं रुक सकती। अगर ये कल्चरली हमारा अब खराब क्यों हो रही है ना ये चीजें? इसलिए कि हमारी संस्कृति कमजोर पड़ गई है। अगर हम आज भी पानी को जल देवता के रूप में माने, अगर आप देखोगे ग्रामीण इलाके से हो तो गांव में खेत में एक खेत के देवता की मूर्ति वो बना दी जाती है, छोटी सी ईंट लगा के, और उसके चारों तरफ की पानी की जोहड़ी बना दी जाती है, जिसमें पेड़ पेड़ वगैरह सब कुछ होते हैं। ये क्यों बनाई जाती है? यहाँ कोई देवता रहता है? हाँ, वो खेत के लिए देवता है। कैसे? एक तो उस टाइम जब ये बनाई चीजें, उस टाइम पानी नहीं होता था। और अगर आप ये चीजें सिक्योर करके रखते पानी को, तो पशुओं और आदमियों को जो खेत में रहते थे वो पानी मिलता था। ये बड़ी साफ रखी जाती थी, पूजा होती थी इसकी। बाहर चप्पल निकाल के इससे पानी पिलाया जाता था। सिर्फ बैलों को, पशु के रूप में बैलों को ही अंदर जाने की इजाजत थी, भैंस वगैरह को नहीं थी। उसके बाद इस पे पेड़ पेड़ होते थे इसके चारों ओर, यात्री यात्रा में पानी पी सकता था। दूसरी बात जिसकी तरफ आपका ध्यान नहीं गया होगा, एक पूरा वायुमंडल, एक पूरा बायोस्फीयर इसके चारों ओर था। क्या मतलब है इसका? कि इस पर पेड़ पौधे होते थे। पेड़ पौधों पर हजारों तरह के कीट पतंगे पक्षी रहते थे। ये पक्षी जो फसल के लिए हानिकारक कीड़े होते थे उनको चुगते थे, खाते थे, ताकि फसल क्या रहे, फसल जो है सुरक्षित रहे। और वो कीट पतंगे इस धरती को सोयल, जैसे केंचुए खाद बनाते हैं ना, तो ऐसे वो खाद बनाकर तैयार करते थे। तो एक पूरा बायोस्फीयर होता था उसके चारों, और एक जीव मंडल था, उसका एक सर्कल था। और जब ये लेट ही नहीं रहेगी, जब ये जोहड़ी ही नहीं रहेगी, तो ये पूरा जो जैव मंडल है ये खत्म हो जाएगा। ठीक है? और जब ये जीव मंडल खत्म होता है तो इसके खेती पर प्रभाव बहुत बुरे होते हैं। आज हमें स्प्रे वगैरह छिड़कने पड़ते हैं। ये भी उपभोगवादी संस्कृति और कमर्शियल चीजें हैं। तो जो संस्कृति है, अगर वो हमारी संस्कृति मजबूत रहती, आज आप देखोगे कि जब भी नल बहते हैं, सप्लाई आती है, पानी लोग भर भर के उसको छिड़काव करते हैं, ऐसे बहाते हैं। वो उपभोग है, वो पानी का क्या है? उपभोग है। अब ये वाटर हो गया है, पानी हो गया है, जिसका जितना चाहे प्रयोग करे, कोई इज्जत नहीं है, कोई रिस्पेक्ट नहीं है। लेकिन जब तक ये जल था, जल देवता था, कोई इस तरह से जल को खराब नहीं करता था। ये सांस्कृतिक, जब जल देवता के रूप में जो ट्रम थी संस्कृति की, जीवन से खत्म होती है और उपभोगवाद की संस्कृति से पानी आ जाता है, तो इन रिसोर्सेज का दुरुपयोग होना शुरू हो जाता है। आज वनों के घटने के कारण, जो उपयोगी वस्तुएं हैं उनके घटने का कारण यही है कि हमारी जो रिस्पेक्ट थी, जो हम याद था हमें कि इन रिसोर्सेज के बगैर हमारा जीवन नहीं है, वो आज हमें याद ही नहीं है। हमारा कल्चर जो है वो वेस्टर्नाइजेशन और अर्बनाइजेशन हो गया है।
अर्बनाइजेशन, शहरीकरण आ गया है, और शहरीकरण उपभोगवादी संस्कृति होती है। बस यूज एंड थ्रो, यूज करो, आपको इसके बचाने की चिंता नहीं होनी चाहिए। ये उपभोगवादी संस्कृति है और कभी भी ये लंबी नहीं चल सकती। लंबी संस्कृति वही होती है, वही रिसोर्सेज, वही समाज लंबा चलता है जो नेचर के साथ बैलेंस बिठाता है। उपभोग कभी बैलेंस नहीं करता, वो तो यूज और थ्रो कर देता है, यूज करो और फेंक दो। लेकिन जब आपकी नेचर से बैलेंस होता है कि जितना मैंने लिया है उतना ही मैं वापस आपको दे दूंगा। देखो, एक हमारे यहाँ माइनिंग का इलाका है उड़ीसा के आसपास, कोयले की और तांबे की खाने हैं वहाँ, लोहे की बड़ा निकलता है। खाने खोदी जाती हैं बड़ी गहरा कोयल करने के लिए। जब खाने खोदनी शुरू हुई तब वहाँ क्या होता था, एक नदी है सोनभद्र नदी, वहाँ से एक छोटी सी ट्रेन जो है इन खानों में, ये नदी बहती थी, यहाँ एक छोटी सी टॉय ट्रेन लगाई हुई थी, ये रेत की भर भर कर आती थी और इस खानों में जहाँ से कोयला निकाला जाता उसकी जगह ये रेत भर दिया जाता था। बड़ा अच्छा सिस्टम था कि हम जितना आपसे कोयला ले रहे हैं आपको कुछ दे रहे हैं, रेत दे रहे हैं, ताकि ये जो जमीन है ये खाली नीचे से ना हो, खोखली ना हो, और अगर बारिश वगैरह हो तो ये धंसे ना। लेकिन आज ये सिस्टम ख़त्म हो गया है और लोग सिर्फ कोयला निकालने में लगे हुए हैं, जिसके कारण जो ये ज़मीनें हैं एकदम ऐसे धंसती है कि सारे के सारे गांव के गांव नीचे जमीन में जमींदोज हो जाते हैं। तो ये कॉमन उपभोगवाद की संस्कृति का प्रतीक है। तो द टर्म रिसोर्सेज को हम क्या है कल्चरली एक्सेप्टेंस करते हैं। एक ये बड़ा अच्छा चित्र दिखाया गया है कि यहाँ आपके फिजिकल एनवायरनमेंट है, नेचर है, और इसी नेचर से आपको सारे रिसोर्सेज प्राप्त होते हैं। ठीक है, आपको पानी, लोहा, कोयला, गैस, फ्यूल, तांबा, जितने भी खनिज पदार्थ है वो यहाँ से मिलते हैं। यहाँ से आपकी लैंड, सोयल, जिस पे आप फूड उगाते हो, वाटर के झरने, समुंदर, नदियाँ, ये सब क्या है, ह्यूमन रिसोर्सेज है। और ह्यूमन रिसोर्सेज जो नेचुरल रिसोर्सेज है, अब टेक्नोलॉजी से मानव इस रिसोर्सेज का यूज करके दूसरे रिसोर्सेज क्रिएट करता है। मान लो यहाँ लोहा है, आयरन है, निकाला किसने, आदमी ने। किसकी सहायता से, टेक्नोलॉजी की सहायता से। खाने खोदी जाती हैं, क्रेन वगैरह लगाई जाती है, फिर यहाँ इंडस्ट्रीज में उसको भेज दिया जाता है और फिर चीज़ों का निर्माण होता है। टेक्नोलॉजी, फिर टेक्नोलॉजी बनती है उससे। तो ये एक सर्कल चलता है ह्यूमन रिसोर्सेज इन दोनों के बीच की कड़ी है। अगर ह्यूमन रिसोर्सेज ना हो, मनुष्य इसका प्रयोग ना करे, तो फिजिकल एनवायरनमेंट या नेचर में जो चीज़ मिलती है उनका प्रयोग अपने आप नहीं होता, और मनुष्य इस चीज़ का प्रयोग टेक्नोलॉजी का यूज करके करता है और दोबारा से यूज में लाता है उसे, और उसके लिए दोबारा से टेक्नोलॉजी बनती है। ये एक सर्कल चलता है इस तरह से। ठीक है, तो दो तरह के रिसोर्सेज होते हैं, एक तो होता है नेचुरल रिसोर्सेज, एक होता है ह्यूमन रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं जो नेचर से हमें प्राप्त होते हैं, और उसमें भी दो तरह के रिसोर्सेज है। एक रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जिसे हिंदी में कहते हैं नवीकरणीय संसाधन, और नॉन रिन्यूएबल का मतलब अनवीकरणीय है, नवीकरणीय। समझ में आ गया? नवी मैंने नया, जिसको दोबारा से नया किया जा सकता है, मतलब जो दोबारा पैदा हो सकता है।
लेकिन कुछ ऐसे संसाधन होते हैं जो एक बार यूज करने के बाद दोबारा नहीं बनते या बनने में कई साल लग जाते हैं। लाखों साल की प्रोसेस के बाद जो है वो संसाधन बनते हैं, और अगर एक बार वो खत्म हो जाते हैं, जो नॉन रिन्यूएबल संसाधन होते हैं वो दोबारा बनने में उतना ही समय लेते हैं। रिन्यूएबल रिसोर्सेज, मान लो आपका सूर्य हर रोज निकलता है, हर रोज डूबता है, हर रोज वो हीट देता है, सौर ऊर्जा देता है, तो वो क्या है, वो चलता रहता है। और जैसे विंड है, हवा बहती है, पानी है हमारा, वो क्या है, रिन्यूएबल है। आप अगर पानी गंदा भी हो जाता है, उसको दोबारा से रिसाइकिल में ला सकते हो। मान लो हमारा क्या है, बरसात आई कहाँ से, यहाँ समुद्र में पानी है, यहाँ से वाष्पीकरण हुआ, वाष्पीकरण से क्या बने, बादल बने, बादल बरसात बन के नीचे आ गए। ये क्या, हर रोज बहते हैं, हर रोज ये काम होता है हमारे यहाँ। हवा भी इसी तरह बहती है, हम सांस लेने के लिए उसका प्रयोग करते हैं और वो दोबारा से फिर क्रिएट हो जाती है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं, और रिन्यूएबल में भी दो तरह की चीजें हैं, एक होती है कॉन्टिन्यूस जो होती रहती है, और एक होती है बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल में आपके जीव जंतु आते हैं और वनस्पति आती है। बायोलॉजिकल में, बायोटिक में, जीव में एक नेचुरल वेजिटेशन है जैसे आपके जंगल, और दूसरे हैं विल्ड लाइफ, जिसमें है विल्ड लाइफ में वन्य जीव। और आजकल खतरा इन पर भी है। आजकल जो दौर है, आज विकास चरम सीमा पर है, सभ्यता चरम सीमा पर है, हर चीज को खतरा है। हवा की कोई कमी नहीं, लेकिन ये प्रदूषित इतनी है कि सांस नहीं ले सकते। पानी की कोई कमी नहीं, लेकिन इसका गलत प्रयोग बहुत बुरी तरीके से हो रहा है, तो इसके भी खत्म होने के आसार हो गए। खारा पानी कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन जो पानी पीने योग्य है वो खत्म हो जाएगा। फॉरेस्ट जहाँ 50% होने, 33% तो कम से कम फॉरेस्ट होने चाहिए जमीन पर, आज उनकी परसेंटेज 22-23% है, खत्म हो गए हैं वो भी, और खत्म होने के कगार पे हैं। ब्राजील जो है आपको पता है विश्ववीय प्रदेश है, और यहाँ के वन बहुत धरती का फेफड़ा माने जाते थे, आज ये फेफड़े खत्म हो रहे हैं। फेफड़ा जैसे हवा को शुद्ध करता है, तो वन भी क्या है, शुद्ध करता हवा। लेकिन एक अच्छी खबर भारत में अभी पिछले दिनों आई थी कि भारत में जो है इलाका बढ़ गया है फॉरेस्ट्री का, 24% हो गया है, जहाँ पहले 22% था, अब 23.5 के आसपास हो गया। दूसरी तरफ जो हमारे विल्ड लाइफ हैं, वन्य जीव, बहुत सारे हजारों प्रजातियां हर साल खत्म हो रही हैं। ये भी वनरेबल हैं, डेंजरस पॉइंट पे हैं, ये एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, लुप्त हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं बहुत सारे। देखो आपने एक सुना होगा गधा, सुना क्या होगा, देखा भी होगा, गधा एक आम सा प्राणी होता था, लेकिन आज उनको बचाने के लिए जीव अभयारण्य स्थापित कर रही है गुजरात की सरकार, क्योंकि ऐसे लगता है कि ये गधा भी खत्म हो जाएगा, यूज खत्म हो गया। भारत में गायों को बचाने के लिए कितनी कोशिश की जा रही है, लेकिन एक दिन अंत में आएगा कि ये खत्म हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि सारे रहने की स्थान मनुष्य ने घेर लिए हैं, जंगल मनुष्य ने काबू में कर लिए हैं। कहाँ रहे? टेक्नोलॉजी आ गई, जिससे जानवरों का प्रयोग बंद हो गया, तो जीव जंतु कहाँ रह गए? मुश्किल से हम शेरों की ब्रीडिंग कर रहे हैं, उनको बचा रहे हैं। गिद्ध जो एक पक्षी हुआ करता था, जो डार की डार होती थी खेत गांव में, जो डेड एनिमल के करकेस को खाते हैं, आज उनको बचाने के लिए पिंजौर में, हरियाणा में, वहाँ एक सेंटर बनाया जा रहा है कि गिद्धों को बचाया जाए। क्यों? गिद्धों की जो संख्या है वो इस वजह से कमजोर हो गई, कम हो गई, या खत्म ही हो गई थी लगभग, अगर ये सरकार प्रयास न करती। क्योंकि जानवरों को डाइक्लोविन की एक गोली दी जाती थी, और डाइक्लोन की गोली जो है, जब वो मरे जानवरों का मांस खाते तो सीधे उनके फेफड़ों को अटैक करते, जो गिद्ध थे इस वजह से खत्म हो गए।
एक एग्जाम्पल और आया था जिससे वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की विचारधारा शुरू हुई थी, उसको मैं आगे बताऊंगी। तो अभी हम रिसोर्सेज के बारे में पढ़ रहे थे। ह्यूमन रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज में दो तरह के रिसोर्सेज होते हैं, और भाई एक नॉन रिन्यूएबल रह गया। ये अभी तक तो हम रीन्यूएबल पढ़ रहे थे। रीन्यूएबल जो रिन्यूएबल है उस पर भी खतरा है। तो नॉन रिन्यूएबल जो खत्म हो गए एक बार, वो तो दोबारा आ ही नहीं सकते। वो अगर उन पे भी खतरा है, जैसे आपके रिसाइकल, दैट इज मेटल, धातुएं हैं, हम निकाल रहे हैं लेकिन उनको रिसाइकल किया जा सकता है। लोहे की एक बार वस्तु बनाकर दोबारा पिघला के दोबारा वस्तु बना सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो नॉन रिसाइकलेबल भी नहीं है, पुनर्चक्रण में नहीं आ सकती। एक बार खत्म होगी, जैसे आपका गैस का सिलेंडर एक बार खत्म हो गया, एनवायरनमेंट में उसका कार्बन चला गया, तो दोबारा किसी भी तरह से आप इस सिलेंडर जो गैस का भरा वो कभी भर नहीं सकते। तो फ्यूसिल फ्यूल जो हमारी कोयला है, एक बार जल गया तो उसको बनने में लाखों साल लग जाते हैं। तो ऐसे संसाधन हैं जिनका हम अंधाधुंध प्रयोग कर रहे हैं। दूसरी बात है ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज में दो तरह के रिसोर्सेज हैं, एक स्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशनल। स्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशनल का मतलब होता है कितने लोग काम करने में लगे हुए हैं, कितने ऑफिसेज में लगे हुए हैं, कितने एग्रीकल्चर में लगे हुए हैं। और दूसरा है उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी कितनी है, आपकी जनसंख्या कितनी है और जनसंख्या की क्वालिटी क्या है, क्या वो काम करने योग्य है। ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए अक्सर ये कहा जाता है कि ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए तीन चीज़ें ज़रूरी होती है। एक एजुकेशन ज़रूरी है, अगर आपकी देश की पॉपुलेशन अनपढ़ है तो वो देश के रिसोर्सेज का सही ढंग से प्रयोग नहीं कर सकते। वो स्किल्ड होने चाहिए, काम करने लायक होने चाहिए, कोई ना कोई ऐसा काम करे जिससे समाज में वो लाभदायक हो। और तीसरा है वो हेल्दी हो, क्योंकि अगर मनुष्य खुद ही हेल्दी नहीं है तो वो दूसरों समाज पर बोझ बन जाएगा, प्रोडक्टिविटी वो कुछ नहीं करेगा। तो ह्यूमन रिसोर्सेज बनाने के लिए हमारी सरकार प्रयास कर रही है, एजुकेशन देने की, स्किल उसमें कोई ना कोई धंधा करने की कैपेसिटी, और उसका हेल्थ बढ़ाने के लिए। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम। अब ये कैटेगराइजेशन दिया हुआ है, ये मैंने आपको बता दी है, तो ये आप कर लेना कितने आधार पर आपके रिसोर्सेज हैं। एक तो है ओरिजिन के आधार पर। ओरिजिन मैंने पैदा कैसे होते हैं, बायोटिक हैं, जैव हैं या अजैव हैं। जैव में आपकी वनस्पति, पेड़ पौधे, ह्यूमन। एबायोटिक पहाड़, नदियाँ, ये एबायोटिक है। रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल मैंने जिसका नवीकरण हो सकता है, जैसे सूर्य, सौर ऊर्जा है, ज्वारीय ऊर्जा है, पानी है, हवा है। और नॉन रिन्यूएबल जिसका दोबारा से पुनर्चक्रण नहीं किया जा सकता, जैसे आपका धातुएं हैं, कोयला है, फोसिल गैस है। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप का मतलब किसी रिसोर्सेज पर एक इंडिविजुअल का कंट्रोल है या वो उसकी प्रॉपर्टी है। जैसे लैंड है, किसानों के पास है, तो वो प्राइवेट इंडिविजुअल है। कम्युनिटी के जैसे पेड़ होते हैं, सरकारें जिन पर काम करती हैं, सरकार उनके ऊपर कानून बनाती हैं। देश के रिसोर्सेज, कंपनियां जितनी माइनिंग है, रिसोर्सेज हैं, वाटर बॉडीज हैं, वो देश के रिसोर्सेज हैं। और क्या इंटरनेशनल भी होते हैं? यस, इंटरनेशनल भी होते हैं। जो गहरे समुंदर हैं दूर दूर तक फैले हुए, अंटार्कटिका, अटलांटिका, ये क्या है? ये इंटरनेशनल रिसोर्सेज हैं। समुंदर भी तो बहुत बड़ा बायोस्फीयर है, वहाँ भी तो बहुत सारे रिसोर्सेज पाए जाते हैं। मछलियाँ वहाँ एक फूड, बहुत सारे जो लोग हैं वो फूड के लिए उन पे डिपेंड करते हैं। और डेवलपमेंट के आधार पर भी दो प्रकार के रिसोर्सेज होते हैं। एक पोटेंशियल का मतलब ऐसे रिसोर्सेज जिनका प्रयोग तो नहीं हुआ लेकिन प्रयोग हो सकता है और बड़े व्यापक स्तर पर हो सकता है। जैसे सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा एक ऐसी ऊर्जा है जिसका कभी खत्म नहीं होता। सूर्य निकलता है, गर्मी देता है, भारत जैसे देशों में तो
और उसका आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग कर सकते हो। समुंदर हैं आपके, खुले समुंदर, उनमें बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, उनका प्रयोग कर सकते हैं। अंटार्कटिका जो अभी जो तीसरा युद्ध होगा ना भाई, वो जल युद्ध होगा, क्योंकि जो धरती का जो साफ पानी है वो खत्म होता जा रहा है और समुद्रों का लेवल ऊपर उठता जा रहा है, खारा पानी बढ़ रहा है, क्योंकि नदियों के फ्लो तेज हो गए हैं ग्लोबल वार्मिंग के कारण। मतलब जो भूमंडल का तापमान है, जो ये थिकनेस बताई थी आपको कार्बन डाइऑक्साइड की, वो ठीक होता जाएगा। जो भूमि के आसपास के ग्लेशियर्स हैं, जैसे भारत के पास हैं हिमालय पर्वत के ग्लेशियर, जिससे भारत की नदियां आती बह के, वो पिघलेंगे ना, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी, ग्लोबल वार्मिंग होगी, भूमंडल का तापमान बढ़ेगा, तो क्या ये बर्फ रह जाएगी? ये जल्दी जल्दी पिघलेगी और समुद्रों का पानी क्या है, ऊपर उठेगा, खारा पानी की तादाद बढ़ती जाएगी, नदियां एक दिन ग्लेशियर्स के साथ सूख जाएंगी और साफ पानी हमें मिलेगा नहीं। दूसरी एक समस्या पता है क्या है? सारी धरती में कंक्रीट बिछते जा रहे हैं, रोड बिछाए जा रहे हैं, सिमेंटेड हमारी पृथ्वी हो गई है। जहाँ पानी जब जब बारिश होती थी तो धरती अब्जॉर्व कर लेती थी, लेकिन अगर आप अब धरती में रोड और ये सब कुछ बिछा रहे हो कंक्रीट, तो ये पानी क्या बह कर समुद्र में ही जाएगा, गलत स्थानों पर जाएगा। धरती ऑब्जर्व नहीं कर रही तो आपको निचला पानी भी खत्म हो जाएगा। आज सबसे ज्यादा हरियाणा पंजाब में प्रेशर यही है कि अंदर नीचे का पानी खत्म होता जा रहा है, क्योंकि खेती में उसका प्रयोग हो रहा है। तो अगला युद्ध जल युद्ध होगा, जल नहीं मिलेगा पीने के लिए। तो एक पोटेंशियलिटी के रूप में देखा जा रहा है कि जो विश्व के ग्लोब पर यहाँ अंटार्कटिका और अटलांटिका महाद्वीप में बर्फ की शीट बिछी हुई है, वहां से पानी पिघला पिघला के लाया जाएगा। भारत ने तो रोड मैप भी बना लिया, बहुत सारे देशों ने रोड मैप बना लिया कि पाइप कहाँ से आएंगी, और फिर इन क्षेत्रों पे लड़ाई होगी पानी के लिए। जैसे 18वीं 19वीं शताब्दी में साम्राज्यवाद में एशिया और अफ्रीका के देशों पर लड़ाइयाँ हुई रिसोर्सेज प्राप्त करने के लिए, अगली लड़ाई इसी तरह हो सकती, ये स्टडीज कहती हैं, हमारी स्टडीज कहती हैं। और दूसरा है डेवलप स्टॉक, जो हमने अब डेवलप कर लिया है, जो हमारे पास अभी रिजर्व स्टॉक है, वो क्या है, ये उसके साधन है। तो उसके बाद हम डिटेल में इनको पढ़ते हैं कि हमारे पास कौन कौन से रिसोर्सेज हैं। लाइन टू लाइन पढ़ेंगे, क्योंकि एग्जामिनर कहीं से भी क्वेश्चन उठा के दे सकता है। अगर कोई भी डाउट है तो उसके लिए आप नीचे कमेंट में लिख सकते हो। कई बार क्या होता है, बोलते बोलते पता नहीं चल जाता, मतलब जो डेट्स हैं वो इधर उधर बोली जाती हैं। ठीक है, तो करेक्ट, मैं एक शब्द को कई बार इसीलिए बोलती हूँ ताकि करेक्ट हो जाए। टाइप ऑफ रिसोर्सेज कितने, एक तो होता है ओरिजिन के हिसाब से बायोटिक रिसोर्सेज, दीज आर ऑब्टेन फ्रॉम द बायोस्फीयर एंड हैव लाइफ, ये जैव मंडल से पैदा होते हैं, इसमें लाइफ होती है, जैसे ह्यूमन बीइंग, फ्लोरा एंड फोना, वन्य जीव जंतु और वन्य पशु, फिशरीज, लाइफ स्टॉक्स जो मछली वगैरह। एबायोटिक जिसमें नॉन लिविंग थिंग्स आती हैं आपकी, जैसे रॉक्स है, मेटल है, वाटर है, वायु है, ये आपकी नॉन बायोटिक है। ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेसिबिलिटीज, मतलब इसको यूज करने के आधार पर, एक होते हैं रिन्यूएबल, द रिसोर्सेज विच कैन बी रिन्यूएबल और रिप्रोड्यूस बाय फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस। तीन तरह की जो प्रोसेस होती हैं, फिजिकल, केमिकल, मैकेनिकल प्रक्रिया से जो दोबारा से पैदा हो सकती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। जैसे सोलर सिस्टम है, विंड एनर्जी है, वाटर है, फॉरेस्ट है, विल्ड लाइफ है, इनको हम पैदा कर सकते हैं। द रिन्यूएबल रिसोर्सेज में फर्दर बी डिवाइडेड इनटू कंटिन्यूअस फ्लो फिगर, तो वो हम फिगर डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जो एक बार यूज होने के बाद जिनको बनाना बहुत मुश्किल है। दीज occur over a very long geographical time, minerals and fossil fuels,
जो मिनरल होते हैं, खनिज पदार्थ होते हैं, और फॉसिल फ्यूल जो आपकी ऑयल है, डीजल या गैस है, उनको बनने में मिलियंस में 10 लाख साल लग जाते हैं। तो जब हम उसका प्रयोग करते हैं, जैसे सऊदी अरेबिया और दूसरे अरब के देशों में तेल के कुएं हैं, जब ये तेल के कुएं खत्म हो गए तो इनको दोबारा से बनने में लाखों वर्ष लग जाएंगे। इसलिए सभी जो साइंटिस्ट हैं, जो जो नेचर के फ्रेंडली हैं, नेचर फ्रेंडली हैं, जो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, उनकी चिंता यही है सबसे बड़ी कि आप युद्ध में मरोगे, पता नहीं मरोगे कि नहीं, परमाणु बम होगा यूज, नहीं होगा वो अलग बात है, लेकिन अगर आप नेचर से इस तरह की छेड़छाड़ रखें तो ये संसाधन खत्म होंगे, प्रकृति अपना बैलेंस स्थापित करेगी, और कुछ न कुछ ऐसा चीज़ें हो जाएगी कि सभ्यताओं को खुद ही खतरे पैदा हो जाएंगे, बीमारियां बहुत हो जाएंगी। जैसे आज आप इस बीमारी का प्रकोप देख ही रहे हो, ये भी ग्लोबल वार्मिंग से जुड़ी प्रॉब्लम है। तो दूसरा है ओनरशिप के हिसाब से, दूसरा है ओनरशिप के हिसाब से कि कितने तरह के ओनरशिप है। 2 तरह की ओनरशिप, एक व्यक्ति के खुद के संसाधन, जैसे आपका मकान है, आपकी ज़मीन है, वो आपकी ओनरशिप है, और दूसरा है कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज। मुझे ये एक बात बताइए, जब आप किसी होटल में खाना खा रहे हैं, मान लो ये आपकी फैमिली बैठी हुई है, और आप उस होटल के मालिक को क्या देते हो, 100 रुपये दे के ये इतना सारा खाना मंगवा लेते हो। 100 रुपये में वैसे कुछ आएगा नहीं। मान लो आप बहुत अमीर हो, आपने 1000 रुपये का खाना मंगवाया, किसी का जन्मदिन था, लेकिन वो खाना आपने अभी पूरा फिनिश नहीं किया और फेंक दिया, तो क्या ये आपकी प्रॉपर्टी थी कि आपने फेंक दी, गलत यूज की? एग्जाम्पल है जर्मन होटल का। इसी तरह से भारतीय फैमिली थी और उन्होंने बहुत सारा खाना लिया, ऑर्डर किया, और वो खाना खाया नहीं उन्होंने। जब वो बिल दे के उठने लगे तो जो होटल की मालिक थी लेडी, उन्होंने कहा फिनिश द फूड। तो उन्होंने कहा वाई, ये वी हैव पेड फॉर दिस फूड, हम तो पे कर चुके हैं। कहते हैं आपका पैसा आपका था, लेकिन ये रिसोर्सेज मेरे देश के, आपको कोई हक नहीं बनता कि मेरे देश के रिसोर्सेज को आप बेकार करें। यू कैन यूज फूड फॉर सेटिस्फाइड योर हंगर, बट यू डज नॉट वेस्ट माई रिसोर्सेज ऑफ माई कंट्री। तो इस तरह से आप ये कभी मत समझिए कि ये पैसा दे दिया और ये चीज़ें आपकी हो गई। अगर आपके घर में नल से पानी आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसके मालिक हो गए, वो नेचर ने आपको दिया है, तो आपको संभाल कर रखने की जिम्मेदारी आपकी है। अगर आपके हिस्से में 4-5 एकड़ जमीन लैंड है, तो ज़मीन है, तो आप उसका इस तरह से प्रयोग ना कीजिए कि कल उससे फसल होनी ही बंद हो जाए, उसमें इतनी खाद डाल दें। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं इंडिविजुअल जो ओनर्स वो होते हैं रिसोर्सेज, वो भी तो ही समाज के रिसोर्सेज होते हैं। वैसे तो लैंड सभी में बटी हुई है, फिर कोई उसकी देखभाल ना करे। आज के लिए इतना ही, बाकी कल पढ़ेंगे। थैंक यू।